सुल्तान भाई, सर ये एग्जाम के बाद सेल्फ एनालिसिस की जगह ट्विटर पे आपका मजाक बना रहा है। तेवर देखो साहब के। तुझे क्या लगता है? ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आम का बाग है कि एग्जाम से एक महीने पहले 200-500 की गाइड बुक रट के काम हो जाएगा। कोई भी एग्जाम टाइम पास यूट्यूबर्स की स्ट्रेटेजी वीडियो और टॉप 100 करंट अफेयर्स की लिस्ट से ज्यादा बड़ी नहीं होती। अभी आप देखना ये बाबू सोना ऐसे ऐसे एमसीक्यू से पिटेगा जिसकी इसने कल्पना नहीं की होगी। हिम्मत बताई नहीं, दिखाई जाती है। इतिहास के प्रश्नों ने कूट दिया इसको। एक नहीं चार चार मराठा पेशवाओं की क्रोनोलॉजी पूछी। ऐसे ऐसे इतिहासकारों की किताबें पूछी जो कोई रट के जा नहीं सकता। इकोनॉमिक्स में भी ऐसे किताबें पूछी कोई रट के नहीं जा सके। मिलिट्री में एक नहीं चार चार एक्सरसाइज एक एमसीक्यू में पूछी। पर्सन इन न्यूज़ के नाम पे 4 देशों के राष्ट्रपतियों की जोड़ी पूछ ली। सुल्तान रोक नहीं तो फेल कर डालेंगे इसे। बाबू सोने फेल होंगे तभी तो कोचिंग वाले करोड़पति बनेंगे, उन्हें रिपीटर बैचेस बेच के। जी नमस्कार मित्रों, ये दिसंबर 2024 में 3 राज्यों में स्टेट सर्विस परीक्षाएं हुई थी। गुजरात के अंदर ये स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, बिहार का अपना पेपर निकला और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का तीसरा पेपर निकला। तो इन तीनों पेपर्स को हम जब कंपेयर करें और एक सीरियस डिस्कशन जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है, और उसकी जगह सब लोग इसी में लगे ट्विटर और यूट्यूब वगैरह में। क्या मजाकिया प्रश्न पूछा गया साइकिल पंचर का, मेरे कोचिंग से कितना प्रश्न आया, इसी में लगे हैं। जबकि सीरियस चर्चा जो मेरे हिसाब से होनी चाहिए, पहला कि ये जो पेपर्स थे वो कितने कोचिंग मुक्त थे, कितने गाइड बुक मुक्त थे। मतलब बिना कोचिंग लिए बिना गाइड बुक खरीदे अपने से हो सके कि नहीं, ये पहला प्रश्न। और दूसरा कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे लेकिन फेल हुए और फिर प्लान बी के रूप में इन परीक्षाओं को दे रहे हैं, तो उनको कितना मौका मिल रहा था या अलग से बहुत ज़्यादा नया नया रटना पड़े। क्योंकि आप समझते हैं ज़्यादातर लोग स्टेट सर्विस एग्जाम रेगुलरली होती नहीं, और होती है तो कोर्ट केस में फंस जाती है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो तैयारी की शुरुआत करते हैं तो आईएएस, सीडीएस, स्टाफ सिलेक्शन, बैंक, ये सब से शुरू करते हैं। फिर नई सिलेक्शन हो और बीच में स्टेट सर्विस का फॉर्म निकले तब प्लान बी के रूप में उसे देते रहते हैं। तो उनके लिए ये एग्ज़ाम्स कितने फ्रेंडली थे, ये एक दूसरी हमें समझ की ज़रूरत है। एक एक करके मैं तीनों को कंपेयर करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न कि आप ये यूपीएससी, सीडीएस वगैरह परीक्षा दे रहे थे, उसमें सिलेक्शन नहीं आ रहा, फिर ये प्लान बी के रूप में दे रहे, तो ये पेपर कितने फ्रेंडली थे। सबसे पहले गुजरात स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, अब ठीक बहुत ज़्यादा आनंद नहीं हुआ मुझे। उसका कारण ये है कि वो सब एकदम जुनवाणी, मतलब भूतकाल का, कला साहित्यों का छोटा छोटा वो पूछने बैठते हैं। और दूसरा उनका जो पेपर निकलता है उसके अंदर शायद इंग्लिश वाले क्वेश्चन ही नहीं देते, सिर्फ गुजराती में क्वेश्चन होते हैं। कुछ कुछ जगह हिंदी ट्रांसलेशन, माफ़ कीजिए इंग्लिश ट्रांसलेशन ब्रैकेट में दिया होता है, पर वो इतना अतिशुद्ध गुजराती में वो प्रश्न पूछते हैं कि वो मज़ा नहीं आता। आप समझो यूपीएससी की जो भी सीरियसली तैयारी कर रहा है, जो मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचा है, तो वो एग्ज़ाम किसी भी मीडियम में देता हो, हिंदी गुजराती, पर मटेरियल बहुत सारा वो कंज्यूम करता है इंग्लिश बुक्स में से। तो फिर एकदम अतिशुद्ध गुजराती प्रश्न आ जाए तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उसका सामने इंग्लिश भी ये लोग तो नहीं दे रहे। तो मतलब ठीक है, मैनेज हो सकता है, पर बहुत मज़ा मुझे नहीं आया पेपर देख के। नंबर 2, बिहार का जो पेपर आया उसमें अच्छी बात ये थी कि स्टेट स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा पूछ के परेशान नहीं किया गया। बृहद था, भारत का, दुनिया का सब पूछा गया, पर बहुत ज़्यादा वो माइक्रोस्कोपिक जनरल नॉलेज एक एक लाइन का रट के जाना पड़े। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो सारा बहुत सारा फैक्ट बहुत जगह बिखरा होता है, तो फिर गाइड बुक्स पर आपकी निर्भरता बढ़ जाती। तो मतलब अच्छा था, पर इतना मज़ा नहीं आया। सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे ये देख के आया कि उत्तर प्रदेश का पेपर, क्योंकि अगर आप यूपीएससी और आईएएस भी नहीं, वो कंबाइंड डिफेंस सर्विस, सीडीएस जो परीक्षा होती है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर की, उतना भी अगर आपका लेवल है तो उसके ये बहुत ज़्यादा करीब था। यानी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं, कोई अलग से स्टेट का भी, आप उत्तर प्रदेश स्टेट का कला इतिहास और वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ के नहीं गए हो तो भी आप मैनेज कर सके। गुजरात में उल्टा है, गुजरात का कला साहित्य इतिहास बहुत पढ़ के जाना पड़े तब जाके उसके आप प्रश्न सॉल्व कर पाए। तो पहला जो अपना डिस्कशन था कि यूपीएससी फेल विद्यार्थियों को कितना मौका मिले, तो मैं गुजरात को तीसरे पे रखूं, बिहार को दूसरे पे और यूपी को मैं नंबर 1 दूं कि काफ़ी अच्छा पेपर था उस बेंचमार्क के ऊपर। अब दूसरा प्रश्न कि कोचिंग मुक्त और गाइड बुक मुक्त कितना पेपर था।
अगेन गुजरात का जो स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, अब क्योंकि वो सब कला साहित्य ये सब रटने बैठना पड़े, तो आप जब यूपीएससी की तैयारी करते ये सब थोड़ी कराओगे, तो उसका अलग से गाइड बुक खरीदना पड़े, तो इसलिए ठीक। दूसरे नंबर पर बिहार के अंदर भी गाइड बुक की ज़रूरत इसलिए हो जाए क्योंकि बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक जनरल नॉलेज अलग अलग जगह दिया हो, तो आपको हाथ में कुछ तो रखना पड़े रेडी रिवीजन और रेफरेंस के लिए, तो इसलिए वो गाइड बुक मुक्त नहीं है। हालांकि जो उत्तर प्रदेश का पेपर है तो दिल बाग बाग हो गया, इसका कारण लार्ज चंक ऑफ द पेपर आप नॉर्मल जो भी एनसीईआरटी, इंडिया ईयर बुक, इकोनॉमिक सर्वे, मैप्स, कोई भी अच्छा एक अखबार पढ़ते हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ऑफकोर्स टफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, उसमें कोई ना नहीं, लेकिन ये स्टिल इट इज़ रीजनेबल कंपेयर टू अ सिचुएशन कि आपका ठीक है यूपीएससी नहीं निकल रहा है, फिर आप ये परीक्षा दे रहे हो और उसमें फिर रैंडम कुछ भी ये कला साहित्य और ऐसे लेखकों का बारे में जिनको उनका पड़ोसी भी नहीं जानता हो, ऐसे कवियों का आपको जनरल नॉलेज पूछा जाए तो वो काफ़ी टफ हो जाता है। उसके मुकाबले मतलब ये अच्छा पेपर है। अलग से कोचिंग नहीं लिया हो, अलग से गाइड बुक नहीं खरीदा हो तो भी मैनेज हो सके। अब इसका हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करें तो इकोनॉमी पे मैं फोकस करना चाहूँगा क्योंकि वो विषय मैं पढ़ाता हूँ। ये जो उत्तर प्रदेश का अभी 2024 का पेपर निकला, उसके अंदर 23 क्वेश्चन इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम्स के थे। विद इन दिस 23 क्वेश्चंस, ये समझो ये टोटल 23 हैं, उसमें से 13 क्वेश्चन थियरी के थे। दूसरा, ये जो 23 क्वेश्चन है उसके अंदर 9 क्वेश्चंस काफ़ी आसान थे, कोई कोचिंग कोई गाइड बुक नहीं हो तो भी मैनेज हो सके। ऑफकोर्स ये 23 के 23 प्रश्न मैं अभी इस वीडियो में सॉल्व करूंगा, एंड तक आप देखना, अच्छा था। तीसरा, ये जो 23 प्रश्न है उसमें से 17 प्रश्न ऐसे हैं कि जो रूटीन बुक्स, रूटीन प्रिपरेशन सोर्सेज के अंदर आपको मिल जाएंगे, अलग से कोई गाइड बुक मटेरियल कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़े। इसको मैं ब्रेकअप आपको बताऊं, इकोनॉमिक सर्वे से 7 प्रश्न, एनसीईआरटी से 6 प्रश्न, इंडिया ईयर बुक से 4 प्रश्न, तो ये जो हैं 6 और 4 10 और 7 17, ये तो रूटीन सोर्सेज, इट इज़ एक्सपेक्टेड इतने आसपास आप पढ़ के जाओ। ऑफकोर्स कुछ रैंडम न्यूज़पेपर, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, एक तो आईएएस का ही पेपर का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रश्न फिर से पूछ लिया, वो भी हम आगे देखेंगे। कुछ तो जाता है टफ और अतरंगी साइड में, बट बाकी तो सब ठीक ठाक था। आप याद करो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि सबसे ज़्यादा अंडररेटेड बुक कौन सी है, और वो है एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी। और ये बात इधर भी साबित होती है कि ये जो एनसीईआरटी से 6 सवाल सॉल्व हो सकते हैं, उसमें भी ज़्यादातर प्रश्न ऐसा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी वाली जो आप किताब पढ़ के जाओ तो HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, माल्थूस की वो थियरी, बहुत कुछ ऐसा है उधर से ही मैनेज हो जाए। तो अगेन आई रिपीट, ये किताब आप खरीदिए और ख़रीद के पढ़िए। पीडीएफ में पढ़ते तो क्या स्क्रॉल अप करके आप रटते नहीं हैं, वो व्हाट्सएप की तरह हल्के में उसको मैसेज की तरह पढ़ जाते। काफ़ी अच्छी किताब है, सरकारी किताब है, उसे आप यूज़ करो। आगे अब हम बात करें कोचिंग की। देखिए कोचिंग नोट्स अल्टीमेटली क्या है, कोचिंग का कोई भी पावर पॉइंट मटीरियल, हैंडआउट जो भी है वो क्या है असल में, न्यूज़पेपर बराबर, इंडिया ईयर बुक, एनसीईआरटी, इकोनॉमिक सर्वे और बाकी जो भी ऐसी बुक्स होंगी, इकोनॉमी सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो उसी का अल्टीमेटली कंपाइलेशन ही है वो, कोई अलग से आसमान से तो गिर के आया नहीं है, बस कंपाइलेशन है ताकि आपका समय बचे। तो अगर आप सच में एग्ज़ाम्स के लिए गंभीर हैं, जैसे कि ये स्टेट सर्विस एग्ज़ाम, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक एक्सेल फाइल के अंदर आप बनाओ क्वेश्चन, ये 1 से लेके 150 जो पूछे गए, क्लासीफाई करो उसे, मतलब एक नया कॉलम बनाओ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, पर्सन इन न्यूज़ वगैरह। सोर्स मैपिंग करो। सोर्स मैपिंग का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि कितना एनसीईआरटी से, कितना ये किताब वो किताब से आया, और क्या मेरे पास वो बुक्स थे कि नहीं, वो सब के अंदर आप सोर्स मैपिंग करो। डिफ़िकल्टी लेवल, इजी, मीडियम, टफ, कैसा लगा मुझसे क्या गलतियां हुई, अगर आपने असल में परीक्षा दी तो घर आके देखो, फिर पता चले इसका जवाब ये नहीं वो होना चाहिए, मेरा इंटरप्रिटेशन गलत गया। एक बार बनाइए, ये एक प्रकार से आपकी जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप बन गया, बार बार उसको देखिए, नेक्स्ट बार फिर से एग्ज़ाम देनी पड़े उससे पहले देखिए, और अपने आप आपको ये कोई कोचिंग वाले और मेंटोर और पला टीम का कोई स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं है, खुद से ही आप इसका करो पृथक्करण, मदद मिलेगी। देखिए कोई भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसके बाद तुरंत आंसर की करके बहुत सारे वीडियो आ जाते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके अंदर मेरी शिकायत क्या है, खासकर ये कोचिंग माफिया जो भी आंसर की के वीडियो बनाए, जवाब क्या है, टॉपिक क्या है, उसको सिखाने की जगह उनको बस यही जोश रहता है कि बड़ा चढ़ा के क्लेम किए जितने प्रश्न मेरे से सॉल्व हो सकते हैं।
ओरिजिनल सोर्स वो छुपाएंगे, आपको बताएंगे नहीं ये वाला तो एनसीईआरटी में था, इतना तो पढ़ के जाते, तुम्हारा मैनेजेबल था। जो प्रश्न उनके मटेरियल से नहीं आए तो वो कबूल नहीं करते कि ये पढ़ाया नहीं था, उल्टा आपको फिर वो गिल्ट ट्रिप पे ले जाते हैं कि देखो हमने पढ़ाया नहीं था, ऐसा कबूल नहीं करेंगे, वो आपको गिल्ट में डालेंगे कि तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि ये लोग ऐसा ही पूछने वाले हैं। एंड यूपीएससी टेस्टिंग IQ नहीं EQ, और अभी ये उत्तर प्रदेश तो उसी में भी वो वही पिपूड़ी बजाते होंगे क्योंकि यही इनका PR टूल किट है। ये जो दिल्ली घराने कोचिंग माफिया, इनका यही टूल किट है। आप कहते हो तुम भी तो कोचिंग वाले हो ना, हाँ तो पण मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि ये 23 जो प्रश्न इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम के हैं उसके अंदर 5 ऐसे हैं जो नहीं सॉल्व हो सकते, मैंने नहीं पढ़ाए थे। 3 तो ऐसे हैं कि वो बिल्कुल ही बाहर का पूछ लिया उन्होंने, और 2 ऐसे हैं कि उसमें आधा आधा सॉल्व हो सके, पर वो उसकी फिर क्रेडिट क्लेम करने का कोई मतलब नहीं, तो 5 सवाल नहीं हो सकते। बाकी जो 18 हैं वो मेरे नोट्स लेक्चर से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन वो भी मेरी बहादुरी नहीं है क्योंकि मैंने आपको आगे ही बताया कि अल्टीमेटली कोचिंग नोट्स क्या है। कोचिंग नोट्स आर merely compilations ऑफ दिस ईयर बुक, NCERT, अदर बुक्स टू सेव योर टाइम। पर खैर अकाउंटेबिलिटी और जो फीस लिए उसके वास्ते बोलना तो पड़े कि हाँ इतना मैनेजेबल था। आगे ये जो आजकल स्ट्रैटेजी मेंटरशिप बोल के बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुल गए हैं, ये मतलब मेरे लिए वो छपरी टिकटॉक के ट्विटर और यूट्यूबर जो भी हैं कुछ आंसर की के नाम पे कुछ करते नहीं है, मजाक कर बनाना कि मतलब ये साइकिल पंचर का सवाल पूछा था, उसके आगे पीछे क्लिक बेट करके व्यूज़ मिल जाएं और मेरा आज रात का जो भी दिहाड़ी निकलनी है यूट्यूब एड रेवेन्यू से वो निकल जाए। दूसरों पे कीचड़ उछालना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, IQ नहीं EQ वगैरह की बातें। और क्योंकि पावर पॉइंट और कंटेंट से पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने की उनकी औकात नहीं है, क्योंकि उसके लिए जितनी मेहनत लगे, तपस्या लगे, वो उनको करनी है नहीं। तो उनके सब वीडियो देख के आप समझो, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं मेरा कल्याण हो रहा है, तो कोई कल्याण नहीं हो रहा है। 2-3 अटेम्प्ट बिगाड़ लो वो सब भक्ति भाव में, और फिर जवानी बर्बाद होनी है। आप कहते तुम भी तो यूट्यूब पे हो ही ना, तुमने कब कुछ फ्री में पढ़ा दिया? मैंने पूरा सब्जेक्ट फ्री में इकोनॉमी पढ़ा दिया है, उसके करीब 85 वीडियोज़ हैं, और वो भी आज से 9 साल पहले। उसी तरह हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी 50-50 वीडियो की पूरी सीरीज़ जहाँ पर पूरी थियरी पढ़ाई गई है इसी ये मृणाल पटेल चैनल के ऊपर। अभी मैं फ्री में यूट्यूब पे पूरा कोर्स नहीं पढ़ा था, फॉर अ सिंपल रीज़न, यूट्यूब एड रेवेन्यू का मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। मैं पहला वीडियो डालूंगा 1 लाख व्यू आए, फिर 80 वीडियो में पूरा अगर मुझे पढ़ाना हो तो 80 वीडियो पे तो 500 व्यू भी नहीं आए, क्योंकि सब लोग सीरियस नहीं होंगे। और दूसरी भी बड़ी तकलीफ ये है कि यूट्यूब में अगर आप कुछ बोल दो इजराइल पैलेस्टाइन का या किसी और संस्था के बारे में कुछ XYZ बोल दो, कॉपीराइट स्ट्राइक मार के, लीगल नोटिस भेज के डिमोनेटाइज करा दे, तो फाइनेंशियली घर चलाने का मॉडल सस्टेनेबल नहीं। इसलिए मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ। बट फिर भी अब कहीं हमसे ये कोचिंग वोचिंग ज्वाइन नहीं होता है, कुछ फ्री में तैयारी हो सकती है, जवाब है हाँ। और ध्यान से सुनिएगा, अगर इकोनॉमी आपको फ्री में पढ़नी है तो NCERT मत देखो। उसका कारण NCERT के अंदर बहुत जटिल बना के, जैसे GDP एक टॉपिक है, ये देखो पैराग्राफ दे दे के ऐसा कॉम्प्लेक्स कर दिया कि मज़ा नहीं आया। उससे अब काफ़ी बेहतर मेरे हिसाब से किताबें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जो क्लास 11 और 12 की इकोनॉमी की बुक आप डाउनलोड करो, इंटरनेट से मिलती है, उनकी वेबसाइट पे कॉपीराइट फ्री है। और उसमें मैंने जो चैप्टर्स लिखे हैं क्लास 11 के ये और क्लास 12 के ये, कितना आप पढ़ो, कुछ कोचिंग कुछ ज़रूरत नहीं है, थियरी अपने आप क्लियर हो जाए। ऐसा बहुत ही स्पष्ट रूप से अच्छे ग्राफिक्स के साथ, क्रिस्पी समरी पॉइंट के साथ इन्होंने सिखाया है। अब इतना भी करे तो आपका समझो कि 80% काम हो गया। बाकी 20% क्या होगा, उसके ऊपर ये करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, टैक्सेशन, इंटरनेशनल ट्रेड में ये जो भी रुपये डॉलर का कुछ खेल चले, भारत के फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट्स हो जाए, ऐसा सब आपको करना है, तो इट इज़ मैनेजेबल। तो ये तो आपका बेस हो गया बिना कोचिंग के। उसके ऊपर एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन कितना करना है, तो इधर मैंने ये ग्रीन कलर में जितना लिखा है, वीडियो पॉज करके देखना। रेड कलर में जो लिखा है उसमें टाइम वेस्ट मत कर, रेड मतलब ब्लैक वाले में जो लिखा है उसमें टाइम वेस्ट मत करना। वीडियो पॉज करके आप देखना है, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा नहीं रहा हूँ वरना ऑडियंस ड्रॉप हो जाती है। अभी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी तो फिर कोचिंग वाला क्या करेगा, कोचिंग वाला आपका और टाइम बचाएगा, ये सब कॉम्प्रेस डाइजेस्टेड फॉर्मेट में दे के, रिविजन फ्रेंडली फॉर्मेट में दे के। और उसमें भी आप स्कॉलरशिप के साथ पढ़ना चाहते हैं, लगभग मतलब 90% फी माफ़ हो जाए, तो इस रविवार सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे अनअकैडमी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, UCSC टेस्ट, उसमें हिस्सा लीजिए। इसके अलावा भी उसमें ये लैपटॉप मोबाइल वगैरह जीत सकते हैं, और नहीं भी जीते तो रिवीजन और अपना लेवल पता चल जाता है, और उसकी मदद से अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन अनलॉक होती है।
नेटफ्लिक्स जैसा एक ही सब्सक्रिप्शन लेके आपको सारे लेक्चर्स, पावर पॉइंट, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल मीडियम के कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन भी है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कैसे ये रूटीन बुक्स के अंदर से इट वाज मैनेजेबल। तो वीडियो का अभी फ्लो ऐसा होगा, एक एक करके ये जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर में इकोनॉमी के 23 प्रश्न आए उसको मैं स्क्रीन पे हम देखेंगे। मैं उसके पहले आपको कुछ थियरी और कंसेप्ट बताऊंगा ताकि आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। और फिर जैसे ही एमसीक्यू आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना, मैं भी आपको फिर बाद में बताऊंगा जवाब क्या है, और सोर्स मैपिंग और प्रूफ के साथ कि ये ऐसे ऐसे सॉल्व करना था। इकोनॉमी में 6 पिलर के अंदर पढ़ाता हूँ। सबसे पहला पिलर है मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस। उसमें से 2 सवाल थे, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, एक इंश्योरेंस पेंशन के बारे में। तो फर्स्ट पिलर इज ये सब बैंकिंग, फाइनेंस, मनी, इंश्योरेंस, डिजिटल पेमेंट। उसके अंदर से क्या पूछा गया, एक योजना के, एक तो नहीं 3-4 योजनाओं को बारे में पूछा। एक योजना है सरकार की श्रमयोगी मानधन। वो ऐसा है कि मान लो ये हस्बैंड है, ये ज्वाइन करे, इसमें 55 to 200 रुपये उसको देने पड़ेंगे और फिर हर महीने वो कंट्रीब्यूट करता रहे। सरकार भी सामने अपने पॉकेट से 55 to 200 रुपये कंट्रीब्यूट करे। फिर जब वो रिटायर होगा तो उसको 3,000 का पेंशन मिलेगा। वो जब मर जाएगा तो उसकी वाइफ को 1,500 का पेंशन मिलेगा। वाइफ भी मर गई तो बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, वाइफ ये ज्वाइन करे, उसको 3,000 मिले, वो मर गए, हस्बैंड को 1,500 मिले। तो ऐसी ये पेंशन स्कीम है श्रमयोगी मानधन। तो श्रमयोगी मानधन में क्या है, 55 to 200 रुपये आपने हर महीने कंट्रीब्यूट करने। अब ये मैच द फॉलोइंग पूछा है, तो A2 मैच होगा। और एक सुरक्षा बीमा योजना है कि आप अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका हाथ पैर आँख कुछ परमानेंटली चला गया या मर गया तो 2 लाख रुपए तक मिले। अब उसकी पूरे साल की फीस या प्रीमियम आपको 20 रुपये देना है। तो C4 मैच हो। बस तो वीडियो पॉज करके अभी आप सॉल्व करो, बाकी तो अपने आप सेट हो जाएगा। 3, 2, 1। आसान प्रश्न है, लेकिन आसान कब, जब आप सब रट के जाओ। फिर भी मैं इसको इसलिए कहूँगा कि 4 फैक्ट आपको रट के जाने बराबर, पर ये आसमान से नहीं गिरा। इंडिया ईयरबुक या उसकी जो ये सब समरी टाइप की फ्री PDF आती है, उतना आप करके जाओ और 1-2 फैक्ट, 4 फैक्ट तो बराबर पूछे, लेकिन 2 फैक्ट से भी आप मैनेज तो कर रहे हैं, तो ठीक है, प्रश्न अच्छा है। अब कुछ लोग को पता नहीं हो इंडिया ईयरबुक क्या है। सरकार के द्वारा हर साल ये सब योजनाओं की, सब मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक इंफॉर्मेशन वाली बुक निकाली जाती। उसको वो ईयरबुक नहीं बोलते, वो तो कोचिंग वाले ईयरबुक बोलते हैं उसको। वो लोग क्या कहेंगे, इंडिया 2024, इंडिया 2025। अब ये किताब आपको खरीदनी नहीं है, 800 पेज की आती है, 300 रुपये की। इसको नहीं खरीदना है क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसकी फ्री समरी PDF फाइल अपलोड करते हैं। अनअकैडमी भी अपलोड करता है, ये वाली लिंक से आप डाउनलोड कर लेना। बस तो वो पढ़ो 300 पेज का, उसमें से बहुत सारी सरकारी योजना, ना सिर्फ ये लोक सेवा आयोग, स्टेट सर्विस वाला, CDS, CAPF, SSC, हर जगह आपको काम मिले, IAS की प्रीलिम में भी काम मिले। फ्री चीज़ें नीचे लिंक दिया होगा, आप उसका फ़ायदा उठाइए। अच्छा, तुमने पढ़ाया था कि नहीं, ये तो मैं सिर्फ अकाउंटेबिलिटी के लिए बोल रहा हूँ, छाती पीटने के लिए नहीं। क्योंकि ओरिजिनली तो समझो जिसने प्रश्न पूछा वो तो ईयरबुक से निकाल के पूछा, मैंने पढ़ा इसलिए तो नहीं पूछा है, तो मेरा कोई एहसान भी नहीं है, कोई अहंकार भी नहीं उसमें। हैंड आउट में भी कवर थी ये सब योजनाएं, लेक्चर में भी पढ़ाई थी। ये मुझे ये क्लेम करना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैंने पढ़ाया था इसलिए सॉल्व हो सकता है, लेकिन करना क्यों पड़ता है, 2-3 कारण है। एक तो जिनसे फील ही उनके प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई हाँ हमने पढ़ाया था आपको। और दूसरा कि ये जो सब माफिया हैं, अब उनकी खुद की दुकान चलती नहीं हो तो क्या सामने जिसकी चल रही है उसको वो परेशान करने के लिए नेगेटिव PR फैला कि ये जो मुणाल के नोट्स हैं ये काफ़ी लेंदी है। और मैं कबूल करता हूँ, लेंदी इसलिए होंगे भाई, 4-4 फैक्ट पूछेगा तो हाथ रुमाल पे मैं आपको नोट्स बना के दूँ तो आपका सिलेक्शन आना नहीं है। फिर मैं आपको शेरो शायरी और तजुर्बे की बातें करके गोली पिलाऊँ, उसका कोई मतलब नहीं है। भगवान ऊपर देख रहा है, इसलिए मेरे नोट्स लंबे हैं, मुझे उसका कोई अपराध भाव नहीं है। फील ही है तो सामने मटेरियल दिया जाता है। आगे बढ़ते। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, मतलब सब गरीब लोगों के बैंक खाते, उनको सब इंश्योरेंस, पेंशन, शेयर मार्केट के अंदर इन्वॉल्वमेंट, ये सब की सुविधा दी जाए, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके लिए क्या काम हुए हैं, तो ये सारे काम हुए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, रीजनल रूरल बैंक बनाए, गाँव के अंदर ब्रांचेस ने गाँव को अडॉप्ट किया। तो आसान है, तीनों स्टेटमेंट सही है। पॉज करके देख लेना, 3, 2, 1। ये भी कवर किया था। और ठीक है, वो आप नहीं पढ़ा हो या नहीं ज्वाइन किया तो भी NCERT ईयरबुक का ज्ञान मिला दो, आराम से ये सॉल्व हो सकता है। तो मतलब पिलर 1 में से जो प्रश्न है फाइनेंशियल इंक्लूजन और ये इंश्योरेंस पेंशन स्कीम, तो मैनेजेबल है, इजी टू मीडियम आप बोल सकते हैं।
फिर दूसरा पिलर है बजट टैक्सेशन। बजट टैक्सेशन में देखिए इनकम टैक्स का क्या स्लैब है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, ऐसा कोई सीधा प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन इनडायरेक्टली बाकी पिलर्स में प्रश्न पूछे गए कि सरकार ने क्या कदम उठाए, सरकार ने क्या योजना बनाई। तो बजट सीधा नहीं आया, पर बाकी जगह पर इनडायरेक्टली उसका परोक्ष रूप से पूछा गया। तो हम सीधा जंप मारते हैं थर्ड पिलर पे। थर्ड पिलर है इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह। इसमें काफ़ी प्रश्न आए और अच्छे प्रश्न थे। एफडीआई, रेमिटेंस, करेंसी एक्सचेंज, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, अच्छे प्रश्न थे। अच्छे मतलब बिना कोचिंग के, बिना गाइड बुक खरीदे सॉल्व हो सके, इसलिए अच्छे प्रश्न बोलता हूँ मैं। हाँ, तो पिलर 3 देख रहे हैं हम लोग, इंटरनेशनल ट्रेड एंड करेंसी एक्सचेंज। तो मित्रों ये जो $1 का अभिभाव चला मान लीजिए 85, कौन और कैसे तय करता है? क्या आरबीआई गवर्नर तय करते हैं अकेले? जवाब है नहीं। ये तो डिपेंड करेगा ना कि डॉलर की डिमांड कितनी है, डॉलर का सप्लाई कितना है, सामने भारत की जनता कितना डॉलर खरीदने की, एक्सचेंज करने की तमन्ना रखती है। करण जौहर कहे कि मुझे ये जो भी गुकी और प्राडा और ये सब फैशनेबल चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी है, तो मेरा रुपया ले लो, डॉलर कन्वर्ट करके मुझे दो ताकि मैं वो सब माल इंपोर्ट कराऊँ। तो उससे सप्लाई डिमांड तय होगा। उसी तरह तो इनकम ऑफ द कस्टमर, जितने भारत में ज़्यादा मालदार अमीर लोग होंगे उनको भारत की चीज़ें फिर पसंद नहीं आएंगी, उनको बाहर का इंपोर्टेड प्रीमियम माल चाहिए। तो इनकम ऑफ द कस्टमर, इनकम ऑफ द सिटीजन, उस हिसाब से करेंसी एक्सचेंज के अंदर फ़र्क आ सकता है। दूसरा, मान लीजिए वॉलमार्ट का हमें फ्लिपकार्ट नाम की भारतीय कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई करना है, तो हम तो डॉलर लेके आए, लेकिन इसको रुपये में कन्वर्ट करो तो अगेन करेंसी एक्सचेंज की सप्लाई डिमांड में फ़र्क आता है। मुकेश अंबानी कहे मुझे रिलायंस रिफाइनरी के लिए क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है, अगेन करेंसी एक्सचेंज का प्रश्न आएगा। कोई कहे मुझे कनाडा जाना है पढ़ाई के लिए, रुपया कन्वर्ट करके कैनेडियन करेंसी दो। तो ऑल दिस फैक्टर्स विल डिसाइड द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड करेंसी एक्सचेंज रेट। तो आरबीआई गवर्नर अकेले कुछ तय नहीं करते, उनके हाथ में सारी चीज़ नहीं होती। बस ऐसा ही इधर प्रश्न पूछा, वीडियो पॉज करके देखो। 3, 2, 1। हाँ, तो इसमें आसान है ना भाई कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल बैंक, तो वो तो गलत है। तो अगर आर गलत है तो फिर एलिमिनेशन मेथड लगा के आपका सीधा जवाब हो जाएगा। आगे हाँ, ये सब भी लेक्चर के अंदर पढ़ाया था, और पढ़ाया तो कोई ऐसा नहीं किया। एनसीईआरटी, इकोनॉमिक सर्वे, हर जगह ये करेंसी एक्सचेंज की थियरी और बातें होती है। दूसरा, विदेश में बसे भारतीय वतन में अपने परिजनों को कितना पैसा भेजते हैं, उसको हम कहते हैं रेमिटेंस। अब रेमिटेंस सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया मतलब इंडिया के लोग भेजते हैं। फिर एक ज़माने में चाइना के लोग दूसरे नंबर पे अपनी फैमिली को पैसा भेजते थे, लेकिन आजकल क्या है, दूसरे नंबर पर मैक्सिको आ गया। तो अब ऐसा रैंकिंग है, हर साल वो वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्ट निकालती है, इकोनॉमिक सर्वे भी उसको देता है। इसमें लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई, इकोनॉमिक सर्वे 2023 जो आएगा उसमें डेटा उसके पहले साल का होगा, मतलब 2022 का। और ये जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा हुई कभी 2024 में, तो इन्होंने वो पूछा है 2024 की परीक्षा में 2022 का डेटा पूछा है। तो बात ऐसी है, देखिए मैं सीधा आपको जवाब पहले बता दूं कि ये जो रेमिटेंस है इसमें करेक्ट ऑर्डर होगा इंडिया, तो सबसे पहले फैमिली को पैसा भेजता है, मैक्सिको, चाइना एंड फिलीपींस। और फिर आपको बोला है मैच द फॉलोइंग करो, वीडियो पॉज करके आप खुद से करो, इतना तो आसान है। 3, 2, 1 ओके। हाँ, तो ये प्रश्न मतलब आप देखो लेवल क्या हो रहा है। 2024 की परीक्षा में 2022 की चीज़ें वो पूछ रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि 2023 में वो रिपोर्ट आया होगा। तो अगर स्टेट सर्विस की भी आप तैयारी करें तो कम से कम ये 2 साल के करंट अफेयर्स और डेटा सेट्स की आपको थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। उस हिसाब से आप तैयारी को सुधारें इस बार अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो। हाँ, तो आसान है, और ये सब भी यहाँ लेक्चर में और हैंडआउट में कवर किया था, पुराना भी डेटा सेट और ये लेटेस्ट वाला भी जो चल रहा है। आप जानते हैं 2020 में कोरोना आया, 2022 में रशिया यूक्रेन का युद्ध चलता है। अब इन सब के चलते महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, खासकर जो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल है, फर्टिलाइज़र, मेडिसिन, सब चीज़ पे। तो अब सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार ने बजट में ये किया कि गरीबों को जो फूड और फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी जाती है साल दर साल उसमें बढ़ोतरी की। बाहर से हम जो ये इंपोर्टेड चीज़ें मंगाते हैं उसके ऊपर थोड़ा टैक्स कम किया। तो ये तो लॉजिकल बात है। इकोनॉमिक सर्वे 2023 में ऑब्जर्व किया, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे 2024 भी आया अभी इलेक्शन के बाद, और ये अभी उत्तर प्रदेश की एग्ज़ाम हुई। तो उन्होंने समझो एक भी नहीं, पिछले साल मतलब 2 साल पुरानी बात वो अभी उन्होंने पूछी है।
और ये इकोनॉमिक सर्वे का जो चैप्टर 3 था उसके ओपनिंग पैराग्राफ में ये सब चीज़ें दी हैं। वीडियो पॉज करके आप देखना। बस तो इधर से ही उन्होंने पूछा, ये क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो, 3 2 1। खैर, लेकिन अगर आपने ये सर्वे ना भी पढ़ा हो तो भी मैनेजेबल है कि जब ये सब महंगाई बढ़ रही है, आयातित चीज़ों में तकलीफ हो रही है, युद्ध और दूसरी चीज़ों के चलते डिसरप्शन है, तो क्या आपको लगता है सरकार फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी कम करेगी? नहीं करेगी ना भाई, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्या आपको लगता है सरकार टैक्स पे मतलब फ्यूल और इंपोर्टेड चीज़ों पे टैक्स ज़्यादा बढ़ा देगी? तो जवाब है नहीं, बिकॉज ऑफ दिस डिसरप्शंस। हाँ, तो जवाब क्या होगा? ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, रिड्यूसिंग टैक्सेस ऑन फ्यूल एंड सर्टेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। अगर आपने ये इकोनॉमिक सर्वे ना भी पढ़ा तो कंसेप्ट से ये सॉल्व हो सकता है कि जो भी जब भारत के अंदर महंगाई बढ़ जाती है, वो भी एसेंशियल चीज़ों के अंदर, तो यूजुअली सरकार क्या करती है, ऐसी इंपोर्टेड चीज़ों पर टैक्स कम करती है, जैसे फर्टिलाइज़र हुआ, फ्यूल हुआ वगैरह। तो ये सब तो मतलब कंसेप्ट के हिसाब से लेक्चर में पढ़ा था, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर कुछ ये ब्लैक मनी राउंड ट्रिपिंग और उसका एफडीआई पर क्या इम्प्लीकेशन है, ऐसा एक प्रश्न आया। पहले मैं आपको थियरी समझाऊँ। भारत का एक बिजनेसमैन है, ये हवाला दाऊद के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करे मॉरिशस के अंदर, और मॉरिशस में एक फर्जी कंपनी खोल दे, शेल कंपनी, और फिर उस शेल कंपनी द्वारा वापस से वो भारत के शेयर बाजार में भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट करे। आपके अपन ऐसा वो सीधा भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा घूम के क्यों जा रहा है? इस घूम के जा रहा है मतलब इसे हम कहते हैं राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग करने का कारण ये कि सीधा अगर शेयर बाजार में पैसा डालेगा तो 15-20% टैक्स चढ़ जाएगा। इनडायरेक्टली उधर से आएगा, तो मॉरिशस से आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो भारत सरकार ने मॉरिशस सरकार के साथ एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन किया था कि जिसके तहत उधर से जो आएगा उस पर टैक्स नहीं लगे, सिर्फ मॉरिशस सरकार टैक्स लगा सके, और मॉरिशस के अंदर टैक्स एकदम 0%, 2%, 3% होता है। अब सरकार को पता चला कि ये सब चीज़ें न्यूसेंस फैल रहा है, तो सरकार ने ये जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट था उसको टाइट किया, ताकि ऐसी सब जो धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा हो रहा है उसको थोड़ा रोका जा सके। उसको कहा गया प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, पीपीटी। अब इसके चलते क्या होगा, ये जो भी चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो सब अपना पैसा निकाल देंगे, या फिर कि कहीं और तीसरे देश से अब पैसा भारत में ड्रॉप करना चालू करेंगे। ये सब के बारे में आया था बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर, ये जुलाई महीने के अंदर आया था सब चीज़। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो सब क्या मॉरिशस से नहीं आएंगे, अभी किसी और देश से एफडीआई अपना लेके आएंगे। तो जुलाई 2024 में इन सब के चलते पता ये चला कि सिंगापुर से बहुत ज़्यादा अभी एफडीआई भारत में आना चालू हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड में रिपोर्ट आया, और उसका कारण क्या? क्योंकि सरकार ने मॉरिशस पे जो अग्रीमेंट था उसको टाइट किया, उसके कारण। बस तो यहीं से प्रश्न है, वीडियो पॉज करके देखो, 3 2 1। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और सिंगापुर से एफडीआई इसलिए आ रहा है नंबर 1 क्योंकि मॉरिशस पे सरकार ने आवाज़ टाइट की थी। मतलब वर्ड बाय वर्ड वो न्यूज़पेपर से पूछा। अब इसमें जो ये राउंड ट्रिपिंग और मॉरिशस पे टाइट किया, इतना मैंने पढ़ाया था। सेकंड स्टेटमेंट तो सॉल्व कर सकते, पहला मेरे पढ़ाई से सॉल्व नहीं हो रहा है। उसका कारण ये कि पूरे साल में एफडीआई का क्या ट्रेंड रहा, हर महीने में वो पढ़ाने नहीं बैठता, पूरे साल का एक बार में आता है इकोनॉमिक सर्वे में। तो अभी अगले साल आया 2025 में, तो उसकी मेरी फ्री सीरीज़ चलती है विन 25, उसके अंदर आप फरवरी में हम पढ़ेंगे। तो मतलब 50-50 इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर इसके लिए मैं क्रेडिट नहीं लेता क्योंकि पूरा सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक डील हुई इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड वगैरह के लिए। वो थोड़ी यूनिक इसलिए कि देखिए, नॉर्मली हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करते हैं, उसमें क्या होता है कि एक दूसरे की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ों पर टैक्स थोड़ा कम करेंगे। लेकिन ये डील थोड़ी यूनिक इसलिए क्योंकि इसमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट की भी बात थी कि जो हमारी आईटी कंपनियां, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां, उस पर तुम इतना टैक्स मत लगाना, और उसके सामने हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे। ड्रग अप्रूवल की उसमें बात थी कि मान लीजिए कोई कनाडा में किसी ड्रग को अप्रूवल मिल गया, तो भारत की ऐसी ड्रग को ऑस्ट्रेलिया वाले सीधा अप्रूवल देंगे, अलग से 2 साल का अभी क्लिनिकल ट्रायल करके दिखाओ, ऐसी जिद नहीं करेंगे। फिर ये जो स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, इसके जो ग्रेजुएट्स हैं वो भारत से ऑस्ट्रेलिया नौकरी की तलाश में जा रहे हैं, तो उनके वर्क वीज़ा जल्दी जल्दी अप्रूव करेंगे। ये सब इसमें बात, तो मतलब ये एक यूनिक डील थी, ऐसा पहले हमने शायद किसी के साथ किया नहीं। अब ये जो डील होती है तो स्वाभाविक है, इसके अंदर सब ऑफिसर्स पहले मिलेंगे, चर्चा करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, उसके बाद जो मिनिस्टर मिलके साइन करेंगे। तो यहाँ पर ये जो आईएएस ऑफिसर होंगे, कॉमर्स मिनिस्ट्री के कॉमर्स सेक्रेटरी होंगे,
अब उन साहब का क्या नाम है, तो हम थोड़ा रट के जाएंगे, हम याद थोड़ी करके जाएंगे। इतना जनरल नॉलेज कोई पूछता नहीं था, और पूछे तो भी वो याद करना मुश्किल है। खैर इन्होंने अभी पूछ लिया, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। वीडियो पॉज करके आप देखो, 3, 2, 1। अब ये टफ इसलिए है कि देखो जी, इसमें क्या कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल या बरनवाल वो भी थे। तो पहला स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कि हाँ भाई ये यूनिक है, बराबर। सेकंड स्टेटमेंट मैंने नहीं पढ़ा था, इतना तो हम थोड़ी पढ़ के जाते हैं। तो इसलिए इसमें भी 50-50 है, तो मैं पूरा क्रेडिट क्लेम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने IS सुनील वाला स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था। आगे बढ़ते। अब तो मतलब ये प्रश्न का तो फिर सोर्स क्या है? सोर्स इसका ये है कि सरकार की एक वेबसाइट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, PIB। उसके अंदर ऐसे सब छोटा छोटा टेक्निकल जनरल नॉलेज आएगा कि आज के दिन ये ऑफिसर्स की मीटिंग हुई, ये हाजिर रहे थे, ये डील हुआ है, तो वहाँ से उठाया गया है। नॉर्मल न्यूज़पेपर में इतनी सब IS ऑफिसर कौन था, इतनी चर्चा यूजुअली होती नहीं है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि PIB से एक प्रश्न सॉल्व हो रहा है, और भी ऐसे प्रश्न होंगे बाकी विषयों के भी। तो ये अलग से सब्जेक्ट नहीं है, बराबर। और आपको रोज़ उसका अलग से यूट्यूब वीडियो देखने नहीं बैठना है, वरना लंबे हो जाओगे। मैक्सिमम आप ये कर सकते थे कि हर महीने जो करंट अफेयर्स PDF फाइल आती है उसमें इसका कुछ कंपाइलेशन, 2-4 योजना का कुछ इवेंट्स का नाम लिखा तो ठीक है, याद हुआ तो ठीक है, वरना छोड़ो उसे। टूल किट गैंग से सावधान रहो। टूल किट गैंग ऐसी है कि यूट्यूब पे चिकनी चुपड़ी बातें करो। अब उनको सब्जेक्ट पढ़ाने की उनकी कैपेसिटी नहीं है, तो क्या ये PIB के 50 आर्टिकल में से 5 का आज वीडियो बना देता हूँ और तुम मेरा ये वीडियो देखो और वो वीडियो उसको रोज़ लोग देखें, इसके वास्ते वो टूल किट चलाएगा कि ये अलग से विषय है? भाई अलग से विषय नहीं है PIB में मैक्सिमम 2-4 चीज़ होती है। सरकारी योजना होती है, ये इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन का अग्रीमेंट और डील्स हुए, या तीसरा मिलिट्री कॉपरेशन, डिफेंस के कुछ चीज़ हुई। तो वो तो भाई या तो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, या तो मंथली मैगजीन में आ रहा है, या तो न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो उतना करो। अलग से सब्जेक्ट के रूप में ट्रीट मत करो। ये सब रशियन सलाद और इटालियन पास्ता है। शरीर को पोषण चाहिए, सब्जी रोटी दाल चावल खानी चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, वो चीज़ें आप पहले करो। आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसे जो नैरेटिव्स बनाए जाते हैं उससे आप सावधान रहो। तो थर्ड पिलर के अंदर हमने देखा है FDI, रेमिटेंस, करेंसी एक्सचेंज, ये सब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का कुछ पूछा। उसके बाद चलते हैं पिलर 4, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, 5 ईयर प्लान्स, नीति आयोग, ये सब जो पूछा जाता है। अब इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम पे भारत सरकार की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की पॉलिसी है जो 2017 में बनी, उसके बारे में 2017 की प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा गया कुछ। अब ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम इन लोगों ने रिपीट किया उत्तर प्रदेश की ये जो अभी परीक्षा हुई। मतलब समझो वो 2017 का जो प्रश्न था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, जो IS प्रीलिम में पूछा गया था वर्ड बाय वर्ड, उसको इन्होंने रिपीट किया, यानी कि PYQ रिपीट हुआ। इसका जवाब है बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वीडियो पॉज करके देखना, 3, 2, 1। हाँ तो पढ़ाया था, क्योंकि मैं ये IS एग्जाम के लिए कोचिंग देता तो मैंने पढ़ाया था, लेकिन उसमें भी कुछ बहादुरी है नहीं, क्योंकि उन्होंने तो PYQ रिपीट किया ना, तब PYQ भी करके जाओ तो एक सवाल आपका निकल जाता। इसके लिए कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी ने ये प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल फ्री में अपलोड की है। आप डाउनलोड करो IS प्रीलिम्स की और मेंस की, उसे आप सॉल्व करें, बहुत सारी जगह पर आपको मदद मिलती है, जैसा इधर मिला। ये वाले लिंक से आप जाना unacademy.com/content/UPSC/download, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न जो मेरे हिसाब से ये स्टेट सर्विस ने गलत सेट किया है। भारत के अंदर आप जानते हैं रिलायंस, अदानी, TCS, इन्फोसिस प्राइवेट सेक्टर कंपनियां, निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, और सामने ONGC जैसी सरकारी कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों हैं। इसके लिए भारत की इकोनॉमी को हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी है। 100% प्राइवेट कंपनियां होती है हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, 100% सरकारी कंपनियां होती है हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो भारत के मिश्र है, बीच में मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, दैट इज करेक्ट। एडम स्मिथ, उन्होंने किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, और उन्हें इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट का फादर माना जाता है, ये भी आप सबको पता होगा। अमेरिका को हम क्या बोले? डेवलप कंट्री, विकसित देश। भारत को क्या बोले? डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश। अफ्रीका, ये नाइजीरिया, सूडान वगैरह को क्या बोलेंगे? अंडर डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप कंट्री। तो भारत को, ऑफ कोर्स वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, हमें 2047 तक वो बनना है, पर हम ये तो नहीं कि हम अंडर डेवलप्ड हैं, हम कुपोषित हैं, इतना बेकार नहीं है अपना देश। तो डेवलपिंग कंट्री हैं हम।
अभी आप ये क्वेश्चन देखो, ये गलत क्यों है? पहले स्टेटमेंट पढ़ो, 3, 2, 1। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो देखिए, अंडर डेवलप इकोनॉमी, ये ठीक शब्द नहीं है, डेवलपिंग है हम। अंडर डेवलप मतलब सूडान, नाइजीरिया जैसा, वो हम नहीं है। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके। जेएम किन्स इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, गलत है क्योंकि एडम स्मिथ है। तो इस हिसाब से जवाब क्या होना है? ओनली 2 इज करेक्ट। लेकिन ऐसा भाई ऑप्शन ही नहीं है ये क्वेश्चन के अंदर, इस कारण से ये गलत है, पूरा प्रश्न ही गलत है, उन्होंने चारों ऑप्शन गलत दिए हैं। अब जब भी ऐसा होता है तो कई बार ये होता है कि हमने डेटा एंट्री टाइपिस्ट को बोला क्वेश्चन पेपर टाइप करो, उसने गलती की हो। तो मैंने ओरिजिनल पेपर की कॉपी भी देखी, भाई उधर स्कैन पीडीएफ देख लेते हैं, टाइपिंग में अपनी मिस्टेक तो नहीं हो रही, नहीं, पर उधर भी वही है, मतलब ये प्रश्न रॉन्ग है। इसके लिए जो भी अपील सिस्टम हो, जो भी आप लोगों ने परीक्षा दी है, मैं आपको कहना चाहूँ उनकी वेबसाइट पे जाना, चेक करना, कुछ अपील सिस्टम होगा कि ये 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आप काउंटर भेजें तो वो क्वेश्चन को कैंसिल करें। सो प्लीज़ डू दैट, ताकि आपका वो चीज़ सेटल हो जाए। आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो अब इकोनॉमिक सर्वे आएगा, वो क्या दिखा, हाँ भाई बेरोजगारी कम हुई है, बस। तो वही पूछा कि जुलाई मतलब 2019 से 2022 में क्या ट्रेंड है। वीडियो पॉज करके देखो, 3, 2, 1। ओके, कहाँ क्या है भाई, डिक्रीज हुआ है। तो सेकंड इज ट्रू, इट हैज़ डिक्लाइन, फर्स्ट इज रॉन्ग, रिमेन सेम तो नहीं है। मैंने भी पढ़ा था, अब वो कोई बहादुरी का काम नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया तो हर साल हम पढ़ते हैं, तो पढ़ लिया था। आगे, पिलर 5 दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, सड़क वगैरह बुनियादी अवसंरचना। यहाँ पर ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई थी कि पिछले 5 सालों में हर एक स्टेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना खर्चा किया, तो टॉप स्टेट्स कौन से हैं। अब वो बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर वो सब डेटा आया था, इन्होंने पूछा था, अभी मुझे सर्च करना पड़ा। खैर, तो ये डेटा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये टॉप 4 स्टेट हैं। अब आप वीडियो पॉज करके खुद से अरेंज कर दो, 3, 2, 1। तो ये मैंने नहीं पढ़ा, मैं कबूल करता हूँ ऐसा, और उसमें कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं दे रहा हूँ, होता है ऐसा, हर एक चीज़ हम कहाँ पर याद करके जाते। खैर, छठा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी, मानव संसाधन विकास। इसमें क्या, कुछ तो इन्होंने थियरी पूछी ऐसी, जो ये एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब, जो मोस्ट अंडररेटेड बुक है मेरे हिसाब से, उसमें से उन्होंने पूछी। एक जो थे ब्रिटेन के स्कॉलर थॉमस माल्थुस, उन्होंने क्या बोला, मतलब आबादी कंट्रोल में रखो वरना पृथ्वी तुमको मार देगी, मदर नेचर तुमको मार देगी। तो उनका तर्क क्या था कि देखो, जो फूड प्रोडक्शन, अनाज का उत्पादन बढ़ता है 2, 4, 6, 8, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन आबादी जो बढ़ती है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब 2 से 4 से 8 से 16 से 32। बस, तो यही प्रश्न उन्होंने पूछा है, वीडियो पॉज करके देखो, 3, 2, 1। हाँ, तो पॉपुलेशन ग्रोज इन व्हाट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बराबर, और एग्रीकल्चर ग्रोज इन व्हाट, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये पढ़ाया था और एनसीईआरटी में भी दिया है, तो मैनेजेबल। ये भी आपसे नहीं सॉल्व हुआ तो फिर आपको, मतलब आप क्यों एग्जाम्स दे रहे हैं? इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ये सब प्रश्न तो सॉल्व होने चाहिए। एनसीईआरटी में दिए हैं, समझो 2-3 अटेम्प्ट वाली पब्लिक जो, और जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में भी जो वाकई में सीरियस है वो सब करेंगे। तो आप दिल बहलाने के लिए अगर आए हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई मूवी देख लिया, किसी का शायरी और चिकनी चुपड़ी बातें सुन ली, डोंट कम हियर। जवानी मत बर्बाद करो, आप दूसरी कोई सेक्टर में आप करिए। हर एक को सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। मेरा छोटा भाई है, मैं उसको नहीं बोलता कभी तुम दो, ज़बरदस्ती मत आओ भाई इधर। सपने देख के, और कोई आपको झूठे सपने दिखा रहा है तो उसके लिए मत आओ, अंदर कुछ होना चाहिए, आग लगी होनी चाहिए, मुझे तैयारी करनी है, मैं मेहनत करूँगा, देन यू डू दिस। आगे, एक सरकार ने कानून, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो साल 2013 में बना। उसमें सब ये गरीबों को मतलब फ्री में अनाज देंगे। पहले पैसे लेते थे 2-3 रुपए, लेकिन कोरोना और उसके बाद सरकार ने फ्री में 5 किलो अनाज सबको दो। और ऐसा करके गांव की 50% जनता, माफ़ कीजिए, शहरों की 50% जनता, गांव की 75% जनता को वो कवर करते हैं। बस, तो यही पूछा, वीडियो पॉज करके देखो, 3, 2, 1। अब इसमें तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाएगा ना, क्योंकि ये कानून कब बना, 2013 में। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि नहीं, ये तो 2010 से लागू हुआ, तो गलत है। तो अगर 3 गलत है तो ए चला गया, बी चला गया और डी चला गया, तो आंसर शुड बी 1 एंड 2 करेक्ट। हाँ, ये सब पढ़ाया था तो ये भी कोई बहादुरी नहीं, तो हर एक कोचिंग वाले ने पढ़ा ही होगा, इतना तो पढ़ाना ही पड़ता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट कब बना था, तो दैट इज डन। आगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी एनसीईआरटी का जो ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब है, मोस्ट अंडररेटेड किताब है, उसमें सीधा सीधा सब दिया है कि एचडीआई क्या है, कि बच्चा पैदा होगा तो उसका हेल्थ,
या लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना जिएगा, फिर वो पढ़ेगा तो मतलब कितने साल एजुकेशन लिया। तीसरा उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पैसा कमाएगा कितना, ऐसा नेशनल पर कैपिटा इनकम कुछ निकालो। तो हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 इंडिकेटर हैं, इसका क्यूब रूट निकालो, घनमूल निकालो, मतलब ए इंटू बी इंटू सी बराबर हो उसका क्यूब रूट, तीसरी वाली घात वो है। तो इसमें क्या नहीं है, तो वीडियो पॉज करके आप देखो और सॉल्व करो। 3 2 1 ओके। देखिए इनकम तो है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर इनकम वो गिनते हैं, एजुकेशन गिनते हैं मैंने आपको बताया, और जो हेल्थ है मैंने आपको बताया उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितने साल जियोगे वो सब गिना जाता है। एनवायरनमेंट की कंडीशन इसमें नहीं गिनते, बस उस हिसाब से करो, एलिमिनेट हो गया जवाब। तो आसान है, ये तो सब दिया है, बुक्स में भी दिया है, गाइड बुक में दिया, एनसीईआरटी में दिया है, हर जगह दिया, न्यूज़पेपर में भी आता है हर साल जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट आता है। अब ये मैंने आपको बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर हम देखते हैं हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अभी आजकल क्या यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसके अंदर 17 अलग अलग चीज़ें हमें हासिल करनी है। जैसे गोल नंबर 1 गरीबी हटाओ, गोल नंबर 2 भूखमरी हटाओ, गोल नंबर 3 अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, गोल नंबर 4 एजुकेशन इंप्रूव करो। तो काफ़ी मिलते जुलते हैं दोनों। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, आपको ये तो शुरुआती हैं, तो हेल्थ, एजुकेशन और गरीबी की बात है, आगे चलेंगे उसमें एनवायरनमेंट की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात होगी। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट तो हासिल हो जाना है। बस ऐसा ही कुछ प्रश्न है, वीडियो पॉज करके देखो। 3 2 1 डन। तो आसान चीज़ है। आगे ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें गोल नंबर 4 है एजुकेशन। तो इनमें से कौन सी योजनाएं एजुकेशन को मदद करेंगी? आसान सा प्रश्न है, वीडियो पॉज करके करो। 3 2 1 एलिमिनेट करो तो भी हो जाए। देखिए एग्रीकल्चर प्रोग्राम तो इसमें उसका सीधा इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो 3 इज़ रॉन्ग बराबर, तो ए चला गया, सी चला गया। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन फ्री कंपलसरी 1 एंड 2 इज करेक्ट, तो बचा जो वो बी है, 1 एंड 2 करेक्ट। तो आसान है ये तो। एनसीईआरटी की जो क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है उसके अंदर ये जीडीपी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये सब बातें उसके एंड में आता है कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि। कि अगर कोई माइनिंग माफिया बच्चों से मजदूरी करा के भी पैसा कमा ले तो वो सब पॉजिटिव बात है, क्योंकि ये सब प्रोडक्शन हुआ ना भाई, तो प्रोडक्शन है तो जीडीपी है, इनकम है, तो पॉजिटिव है सब। लेकिन जब हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, आर्थिक विकास की, तो ये सब चीज़ें गलत है, ये खराब है। क्योंकि सिर्फ पैसा ज़रूरी नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कितनी क्लीन एयर, वाटर, ये इलीगल माइनिंग करेगा सब बर्बाद करेगा। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का भविष्य, ये सब भी देखना चाहिए। तो जब हम उन चीज़ों की बात करते हैं तब आता है मुद्दा, दैट इज़ डेवलपमेंट। बस तब इसमें से इन्होंने एक प्रश्न पूछा है, वीडियो पॉज करके देखो। 3 2 1। हालांकि यहाँ पर ये जो प्रोफेसर है उनका खुद का क्या इंटरप्रिटेशन से ये पूछना चाहते हैं, देखिए दोनों स्टेटमेंट गलत, मतलब करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन क्या दूसरा पहले को एक्सप्लेन करता है, तो इन्होंने पहले में ज़्यादा एक्सपांड करके पूछना चाहिए था कि डेवलपमेंट इज़ अ बिगर कंसेप्ट देन ग्रोथ। फिर आप रीज़न में बोल सकते थे कि ग्रोथ पर कैपिटा इनकम नॉट सफिशिएंट मेजर ऑफ डेवलपमेंट, बराबर। तो उस हिसाब से बोथ आर करेक्ट, पण क्या रीज़न अजर्शन को एक्सप्लेन करता है कि नहीं, वो प्रोफेसर अपने दिमाग में क्या सोच के ये दोनों स्टेटमेंट को फ्रेम किया था। तो इस कारण से इसके दो जवाब हो सकते हैं जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आए। आगे हाँ, ये सब भी पढ़ाया था मैंने, हालांकि ये तो एनसीईआरटी में दिया है, तो ये तो सब भी पढ़ाते हैं। आगे यूएनडीपी नाम की एक संस्था है, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालती है, बस ऐसा इन्होंने पूछा है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो। 3 2 1। आसान है, ये भी पढ़ाया था, और ये तो सब न्यूज़ में भी आता रहता है, हर साल जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आए उसके साथ बात होगी, हर साल जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी बात होगी कि कितनी गरीबी कम हुई। तो यूएनडीपी नाम की संस्था है, ज़्यादा मशहूर है अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नाम की भी एक चीज़ निकालते हैं। तो पिलर 1 मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस डन, पिलर 2 बजट टैक्सेशन डन, पिलर 3 इंटरनेशनल ट्रेड डन, पिलर 4 ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जीडीपी ये सब खत्म, पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म। 6 के अंदर भी हमने ये डेमोग्राफिक थियरी, माल्थूस की थियरी, एचडीआई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गवर्नमेंट स्कीम, ये सब देखा। अब अंत में आता है क्या, रैंडम जीके, या जो जैसे कि स्कीम की क्रोनोलॉजी बुक्स एंड ऑथर्स पूछे हो वो हम समझते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। अब क्रोनोलॉजी समझने में ये है, देखिए जो योजनाएं आई
मोदी सरकार के समय में प्रधानमंत्री जनधन योजना है, उसमें क्या सब गरीबों के बैंक अकाउंट खोलेंगे। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे तो एक मनरेगा स्कीम आई थी और गांव में सब लोगों को 100 दिन का रोजगार देंगे, वो 2005 में आई थी। इसके अलावा भी एक गरीबी बेरोजगारी हटाने की बहुत सारी योजनाएं रही हैं। स्वर्ण जयंती, ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ट्राइसेम वगैरह वगैरह। तो समझो ये सारी जो योजनाएं पुराने वाली है। कुछ उसमें जो भी आई के गुजराल के टाइम पे, वाजपेयी के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम में आई होंगी, पुरानी स्कीम है। तो मिनिमम आपसे इतना तो अपेक्षित है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि जो मनरेगा स्कीम है वो 2005 में आई और जनधन है वो मोदी सरकार में आई, तो मतलब 2014 है उसके बाद आई होगी। बस इससे आप इसको अरेंज कर सकते हैं क्रोनोलॉजी को। 3, 2, 1। तो प्रथम दृष्टया प्रीमा फेसी आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग लगे, लेकिन आप सुकून से सोचने बैठो भाई जनधन योजना मोदी जी के टाइम है तो 2014 उसके बाद होगी। मनरेगा तो पुरानी है 2005 में। सारी योजना के सारे वर्ष काम के नहीं, पर मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये सब के साल आपको पता होना चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्या तुमने पढ़ा था? हाँ, ये तो सब पढ़ा था, इतना बेसिक तो पढ़ा ही होगा। एक और आसान सवाल, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का ऐसा है कि वो गांधी जयंती पे लॉन्च हुआ था और मोदी सरकार आने के बाद लॉन्च हुआ था। तो अब ये दो चीज़ को आप कंबाइन करो कि मोदी सरकार के आने के बाद लॉन्च हुआ था, तो मतलब क्या 2014 या उसके बाद होना चाहिए। गांधी जयंती मतलब 2 अक्टूबर होना चाहिए। फिर एक सेट हो गया, फिर क्रोनोलॉजी सेट करो तो बाकी सब आपका जम जाएगा कि C2 के साथ होना चाहिए। C2 के साथ सिर्फ एक जगह आपको इधर दिखता है। वीडियो पॉज करके आप देखो क्वेश्चन। 3, 2, 1 डन। तो ये सब पढ़ा था, हैंडआउट में भी दिया है, इंडिया ईयर बुक सरकारी जो किताब है उसमें भी दिया है। हो सकता है लेकिन इतना सब याद करके ना गया हूँ तो टफ है, अपन अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ पढ़ा था। उसके बाद ये क्वेश्चन टफ है। क्रोनोलॉजी में ये जो स्कीम्स पूछी, स्वच्छ भारत मिशन तक तो चलो हमको पता है 2014। उसके बाद की भी जो योजनाएं मोस्टली मोदी सरकार के समय में आई, पर इतनी सारा 2016 में कौन सा, 19 में कौन सा, इतनी क्रोनोलॉजी हम करके नहीं जा सकते। ऑफकोर्स मैंने हैंडआउट में दिया है, पर इतना सब फैक्ट कोई रट के जाए ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। तो मैं इसमें छाती कूट के, ये नहीं कि तुम ये कर सकते थे, इट इज़ अ टफ क्वेश्चन। मैं किसी को मतलब इसमें कोई गिल्ट फीलिंग लाने की ज़रूरत है नहीं। इसमें कुछ ये भी नहीं कि तुमको सपना आ जाना चाहिए था, ऐसा पूछे जाने वाला है। भाई आ भी जाता सपना तो कौन सॉल्व करने वाला था, इतना रट के हम जा नहीं सकते। टफ क्वेश्चन, तो इसको स्किप कर देना, उसमें बुलाइए। ऐसा एक और प्रश्न, ये जो 4 योजनाएं वीडियो पॉज करके देखना। 3, 2, 1। ये जो 4 योजनाएं ये बहुत ही लो प्रोफाइल पुराने ज़माने की योजना है, तो इसकी क्रोनोलॉजी भाई कोई याद करके जा नहीं सकता। मैंने तो पढ़ाई भी नहीं, मेरे हैंडआउट में भी इतना नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी योजना है, लो प्रोफाइल स्कीम है। तो खैर ये तो टफ था, इसको स्किप कर देना चाहिए था। आखिर में इन्होंने इकोनॉमी के कुछ बुक्स और ऑथर्स के बारे में पूछा। अब जैसे आपको एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, उनकी मशहूर किताब है वेल्थ ऑफ नेशन। तो इतना तो मतलब ज़्यादातर लोगों को पता होता है जो सीरियसली तैयारी करें, तो मतलब D4 के साथ सेट होगा। लेकिन बाकी जो ऑथर्स हैं उनकी किताब इतनी फेमस, इतना कोई रट के जा नहीं सकता, तो ये क्वेश्चन नॉट सॉल्वेबल। 3, 2, 1 पॉज करके आप देखो। मैं भी इसको क्लेम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक फैक्ट पढ़ा था भाई, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, बाकी इतना सब कौन रट के जाता है भाई। हालांकि ये कुछ स्टेट सर्विस एग्जाम हैं जहाँ पर ये पूछा जाता है। एक ये उत्तर प्रदेश हुआ, इससे पहले मैंने या तो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश की परीक्षा में ऐसा देखा था कि 2-3 ऐसी चीज़ें पूछी, इंक्लूडिंग जो लेटेस्ट बुक्स आती हैं ये रघुराम राजन वगैरह की, उसके भी मैच का कुछ पूछा था। तो जैसा देश वैसा बेस, ऐसी आप परीक्षाओं की तैयारी करें तो थोड़ा लेफ्ट राइट करके चैट GPT वगैरह को पूछ के आप ये तैयार करो लिस्ट। फिर ये ग्लोबल रिपोर्ट का प्रश्न सिंपल है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो मैंने आपको बताया UNDP बनाता है संस्था, और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है तो वो IMF नाम की संस्था बनाती है। तो A3 और B1 उस हिसाब से मैच करो। 3, 2, 1। ये तो पढ़ा था, इतना तो सब पढ़ाए होता है। खैर तो मित्रों ये सब हमने जो भी करीब 23 प्रश्न थे सॉल्व किए। अनअकैडमी इस रविवार सुबह 11 बजे शाम 5 बजे एक टेस्ट लेने वाली है। अच्छे नंबर आप लाते हैं आपको स्कॉलरशिप मिले अप टू 90% ऑफ ऑन अनअकैडमी कोर्सेज। और उसके अलावा ये मोबाइल, लैपटॉप, बहुत सारे इनाम आप जीत सकते हैं।
और नहीं भी कुछ जीता तो एक प्रकार से अपना आपको लेवल पता चल जाए कि अगर मुझे इतनी बेसिक चीज़ें भी नहीं आती तो मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। यूपीएससी की आईएएस प्रीलिम को अभी करीब 21 वीक्स आर लेफ्ट, तो अभी से आप अपने को असेस कर लेंगे तो मदद मिलेगी कोर्स करेक्शन में। वरना जहाँ पूरा ही 5 डिग्री अभी गलत जा रहा है, 1 साल बाद वो बहुत दूर गलत चला गया, उसको अमेरिका जाना और जापान पहुँच गया। और ये जो अनअकैडमी की स्कॉलरशिप टेस्ट है उसकी मदद से आपको जो स्कॉलरशिप मिले, तो अनअकैडमी के यूपीएससी कोर्सेज अनलॉक होते हैं जिसके अंदर ये लाइव लेक्चर, स्टडी मटेरियल, डाउट रेजोल्यूशन, आंसर राइटिंग सब कुछ अनलॉक है। टॉप टीचर से आप पढ़ सकते हैं, एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ सकते हैं। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.